अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान यानी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ मज़मूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ़ हैं। उनका दूसरों के ज़रिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियाँ देने का मनसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। ट्विटर पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज़ की इस्तेमाल की चाल बुरी तरह साबिक वज़ीर आज़म की बेनकाब हो चुकी है। रियासती अलामतों पर मनसूबा बंदी से हमले नाकाम होने के बाद वो वाज़े तौर पर बेचैन हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि उनकी धमकी, तशद्दुद और नफ़रत की सियासत का अब वक्त ख़त्म हो चुका है। ऐसी काबिल मुज़म्मत हरकत के ज़रिए वो सिर्फ अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। मुहिम का बुनियादी मकसद ज़ाती मफाद और इक़्तिदार पर कब्ज़े को हर चीज़ पर तरजीह देना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातें अपने आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। अफवाज के वकार, इज़्ज़त और सालमियत को मजरूह करने की किसी भी कोशिश और साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूने और बैरूने मुल्क कार्रवाई की हिदायत भी वज़ीर आज़म ने की और उन्होंने कहा कि 9 मई के यौम सियाह के लिए भी ऐसे ही ज़हन साजी की गई थी। 9 मई के मनसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि उनकी हर साजिश को कुचल देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ मजमूम शरअंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबा बंदी का नतीजा है। साजिशी जहन और अनासिर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म अमल हैं। शोहदा के खिलाफ गलीज मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मुहिम इसी एक ही मनसूबे की कड़ी है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क कानूनी इक़दाम की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने कहा फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इज़हार राय के ज़ुमरे में नहीं आता। ये मीडिया मुहिम, सोशल मीडिया मुहिम, ये मीडिया मुहिम साजिश है जिसे पूरी कुव्वत से रोकना कानूनी फ़र्ज़ है। कौम इस कानूनी साजिश को 9 मई की खाना जंगी की साजिश की तरह नाकाम बनाएगी और कहा कि मायूस अनासिर को बुखलाहट और मायूसी में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। कौम अपनी फ़ौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है। ये वज़ीर आज़म ने आज ट्वीट किया है और बिला दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि जो भी कानूनी तौर पर जो भी साजिश करेगा और इस तरह के घिनौने इक़दामात में मुलव्वस होगा 9 मई के बाद, अब भी जो करेगा उसको कुचल देंगे। फिर जो दूसरा बड़ा अहम टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो ये है कि एक तरफ तो हम IMF से बड़े ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारा एक मुआहदा उनके साथ हो गया है। आगे 2-4 दिनों के बाद हमारा उनसे पूरी उम्मीद है कि हमें उनसे मुकम्मल तौर पर मुआहदा हो जाएगा। फिर हमें $3 अरब मिलेंगे, मुल्क जो है ट्रैक पर आएगा। यानी कशकोल लेकर हम पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और जिनसे कशकोल ले रहे हैं उनकी कहानी सुने और जो कशकोल लेकर जा रहा है उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके चेयरमैन सेनेट, उनके वुज़रा, उनके शायान शान, उनके प्रोटोकॉल्स देखें। रूट एक प्राइम मिनिस्टर है नीदरलैंड के, वो साइकिल पर जाते हैं। इसी तरह आपके हमसाया मुल्क दिल्ली में जो दिल्ली के CM हैं उनकी ज़िंदगी को देख लें, वो केस स्टडी है। और पिछले दिनों वो एक तकरीब के अंदर कह रहे थे कि मैंने बिजली 0% कर दी, मैंने तालीम 0%, यानी तालीम जो है उसके ऊपर अखराजात, बिजली के ऊपर जो अखराजात है 0, तालीम के ऊपर अखराजात 0, सेहत के ऊपर अखराजात 0, यानी हर एक को फ्री सहूलियात दे रहे हैं। और ऐसा ही रियासत मदीना में ख्वाब देखा गया था और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। लेकिन मैं उस रियासत मदीना की सानी की बात नहीं कर रहा जो 1400 साल पहले थी उसकी। यानी जो कशकोल लेकर जा रहा है, मेरे नज़रों से खबर निकली कि जो DPOs बड़े अफसरों की तो बात ही छोड़ देना, ये वो अफसर है जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। इससे ऊपर भी बड़े बड़े जो शाही मेहमान यहाँ पर हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं, CSS करके वो बैठे हुए हैं। तो DPO से DCs तक उनको फॉर्चूनर्स वगैरह दी गई हैं जहाँ पर मुल्क में खाने को रोटी नहीं है। आप फाइलर, नॉन फाइलर, उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार, बिजली महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल आपको सस्ता इसलिए नहीं करना पड़ रहा, IMF का प्रेशर है, उससे पैसे लेने हैं और जो पैसा बचाना है, जो गैर ज़रूरी अखराजात के ऊपर बचाना है, उसको हम नहीं बचा रहे। तो ये कैसे मुहिम का इसका आगाज़ किया जाए कि भाई जो एक वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से घर और घर से ऑफिस साइकिल पर जा सकता है और वो आपको कर्जा देते हैं। G20 में शामिल है वो मुल्क, और जो कर्जा लेने वाला मुल्क है उसका एक 18वें 19वें ग्रेड का अफसर जो है वो भी शायान शान शाही अंदाज से प्रोटोकॉल की सूरत में अपने ऑफिस और उसकी फैमिलीज भी उन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करती है। हमारे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद हैं,
महरीन अनवर राजा साहबा मौजूद हैं और मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं। महरीन अनवर राजा साहबा, मैं आपसे, चले महरीन साहबा नहीं है, चले मुजाहिद बरेलवी साहब से आगाज़ करते हैं, फिर जवाब साहब आपकी तरफ। मुजाहिद बरेलवी साहब, पहले ये वज़ीर आज़म वाला टॉपिक तो बाद में हम बात करते हैं सियासत के ऊपर, मुझे ये बताएं ये कशकोल कब ख़त्म होगा? ये वैसे तो हम एक भंवर में फंसे हुए हैं कि हमने कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना है, मुल्क को चलाने के लिए कर्जा लेना है, लेकिन ये जो कर्जे के ऊपर रियासत चल रही है उसको चलाने वाले 18वें ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक वो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे वो पूरी दुनिया को कर्जा दे रहे हैं। जनाब बरेलवी साहब। वकास, एक तो इससे पहले आपने जो बात कही है वो ज्यादा अहम थी और जिसमें आपने मेरे लिए तो इंकशाफी कहलाएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ पर कातलाना हमले किया गया, यानी कि मुहिम चलाई जा रही है। और आपको भी इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात यह है कि अब तक पिछले 4 दहाई में कोई भी आर्मी चीफ को इदारा उसके पीछे खड़ा होता है। हत्ता कि ज़ियाउल जैसा जाबिर और जालिम जिसने भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ाया, जिसने कोड़े मारे, जिसने पूरा बदल दिया, बाद के आमिलों को भी देख लें। हत्ता इसी तरह जो आपने 9 मई के बाद भी उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने तो बाकायदा, मैं एक सॉरी टू से मैं वकास आपसे कहूंगा कि आप जो आजकल जो सहाफी जाते हैं ना, मौलाना फजल रहमान, कह रहे थे मुझे नहीं मालूम, मेरी भी तो 14 दिन बाद आपको क्यों याद आया कि दुबई में क्या हुआ था। उनको फायदा उठाते हैं सियासी रहनुमा आप लोगों की याददाश्त से। आपको उनसे ये पूछता नहीं है कि 12 अक्टूबर 11 अक्टूबर की रात को जो मुशर्रफ का जहाज अगवा हुआ था, आर्मी चीफ थे ना वो उस वक्त, सिटिंग आर्मी चीफ, जहाज अगवा हुआ, मुकदमा चला, सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन खुलतानी गवाह बना, मियां साहब को सजा हुई, फौजी अदालतें होती तो उन्हें सराय मौत देती, तो सजा हुई ना उनको। तो आपने तो जहाज अगवा किया, आप मार रहे थे उसको जब वो फिजा में था। अच्छा। अभी आपने जो मुहिम चला रहे हैं आयु और आपके भाई ने करा, तो ये कितना लोगों को आपके और आप हमें मीडिया को लेक्चर देते हैं ये लोग, इनके तर्जुमान। सॉरी टू से, जैसे मैंने कहा नाज बीबी बैठी है, माशाल्लाह इनके वालिद बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो हमारे दूसरे मेहमान बैठे हैं इनका भी पूरा पस मंजर है। लेकिन ये आजकल मीडिया, एक तो आपने वन साइडेड मीडिया कर दिया है, आज हर पार्टी का तर्जुमान है। अच्छा, पहले मुकाम मुकम्मल नहीं होता था से। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इतना लोगों की याददाश्त से फायदा न उठाएं। वो मैं IMF पे बाद में आऊंगा, लेकिन जो आपने आगाज किया था आर्मी चीफ पे हमले से, तो जरा उन्हें याद दिलाऊं कि इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं। आपने याद करवा दिया, मैं फिर आता हूं इसी पॉइंट के ऊपर, जरा उसके ऊपर लबकुशाई कर देना। मैं चाहता हूं कि जरा इनको इतना ये भी याद करवा दें कि भाई आपने कशकोल लेकर जाना है, जिन मुल्कों से कशकोल लेकर जाना है उनके अफसरों की और उनके मिनिस्टर्स की लाइफ को देख लें, और जो कशकोल लेकर जा रहा है वो अपने मुल्क में पैसे ला रहा है, उसके 18वें ग्रेड से 22वें ग्रेड और उनके मिनिस्टर्स की लाइफ को देख लें। ये जरा इसके ऊपर लबकुशाई करें, कुछ करें, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी मुजाहिद साहब, आपने मुझसे कहा। हाँ जी मुजाहिद साहब, आपसे फिर महरीन साहबा से पूछूंगा। देखिए, मैं सिर्फ एक दो चंद जुमले कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि हमारे दीगर मेहमानों को आप शरीक करें कि यानी अब आप देखिए इस हाल पे आ गए कि IMF ने यानी 23वां या 25वां प्रोग्राम है, कभी ये तक नहीं कहा होगा कि जनाब हम पॉलिटिकल पार्टी से सेपरेट मीटिंग करेंगे, की या नहीं की। EU ने शराइत रखी, बाकायदा IMF ने मीटिंग करी PTI से, क़यादत से, और इन्होंने अप्रूवल लिया इन तमाम पार्टियों से कि हम ये करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरीके से आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि 1.3 अरब डॉलर के लिए और 6 अरब डॉलर मजबूरी तौर पर 9 अरब डॉलर मिलेंगे आइंदा 9 माह में। वो भी मशरूत है कि जब इलेक्शन करा देंगे उसके बाद हम बकिया पैसे देंगे। सऊदी अरब हमारा कितना करीबी दोस्त है, उसने भी 3 अरब डॉलर दिए, उसको कह रहा है हाथ नहीं लगाना, ये सिर्फ स्टेट बैंक में रखे रहेंगे। UAE ने भी, आपको याद होगा कि पिछली बार 1 अरब डॉलर दिए थे और फौरन कहा था वापस करो। हत्ता कि चाइना की ये नौबत आ गई है आज सिपेक के हवाले से, आज बाकायदा उनके सफीर को वजाहत पेश करनी पड़ी। उन्होंने भी कहा कि जी चीनी करेंसी में पैसा देंगे, हमें डॉलर में वापसी नहीं चाहिए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? जनाब हमें इतनी नाक रगड़वाने के बाद 1.3 अरब डॉलर मिला है, जबकि आपके सर्कुलर डेट $100 बिलियन के हैं, $100 बिलियन के। ठीक ठीक। नाज बीबी जो है, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आपसे ताजी बैठी है, शायद ये
फैक्ट फिगर को समझनी होगी जरूर। ले मेहरीन साहबा, ये देख लेना, मजबूरियां तो सारी मुजाहिद साहब ने बता दी, और इसका हल मैं आपको बता देता हूं। जो आप अपने वजीर खारजा को, अपने चेयरमैन को जाके वजीर आजम के गोशवार करवाएं, वो ये है कि जब आप घर का भी अखराजात बनाते हैं, आपको पता है आप कर्जे के ऊपर चल रहे हैं, तो आप अपनी बीवी को 20-20, 25-25 हज़ार के सूट लेकर नहीं दे सकते। आप उसको कहते हैं कि एक ही सूट है, एक ही जोड़ा है, ईद पर भी मैं नहीं ले सकता, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं। जब आपका मुल्क इस सूरत में है, तो आप डीपीओज़ को, डीसीओज़ को, मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज़ को शाहाना प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, अखराजात, मजीद गाड़ियाँ अलॉटमेंट की जा रही हैं, उनके अखराजात में कमी नहीं आ रही। 400 से 1000 लीटर तक पेट्रोल फ्री ले रहे हैं। इसके ऊपर कट लगाएं, खुदारा इसके ऊपर कट लगाएं। मेहरीन साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ। माशाल्लाह, शुक्र। टैक्स के अदादो शुमार बताए गए, कर्जे के अदादो शुमार बताए गए। पाकिस्तान इस वक्त IMF के 23वें प्रोग्राम में जा चुका है, और ये क्यों गया, हालात वाकयात 70 ईयर्स के आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। जो मुल्क कर्जा मांगने के लिए जिसका प्राइम मिनिस्टर IMF की एक ऑफिसर से मिल रहा है, और अगर उस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, जजेस हों, फौज के लोग हों, या कोई भी अफसर जो अवाम के टैक्स के पैसों पर पलता है, उसको खुद ख्याल होना चाहिए कि क्या वो सरकारी V8s के अंदर टैंक भरवा सकता है, क्या वो ये प्रोटोकॉल्स ले सकता है, क्या का चेयरमैन सेनेट के अंदर, देखिए सेनेट में सब बैठे हुए थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबरान बैठे हुए थे, तो ऐसा बिल की सोच और मूव करना, किसी ने मूव किया हो, मैंने ही क्यों ना मूव किया हो, क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है? वो बड़ा गरीब बंदा होगा। क्या ये जन्नत की बात हो रही है कि जहां पे इस तरह के जहां हाथ लगाएंगे तो फल आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा? मैं ये बात बड़ा क्लियरली कहना चाहती हूं। मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की और जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब की जो अफकार थे, जो उनका विजन था, मैं उस मामलात की एक मामूली पॉलिटिकल वर्कर हूं। जिस तरह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी और वो तमाम चीजें देख के आए हैं। अगर किसी ने सियासत करनी है तो खुदारा अपने खर्चे पे करो। खुदारा इस मुल्क को वो तमाम लोग जो इस वक्त 4-4, 5-5 पेंशन लेते रहे हैं, ठीक है, डार साहब ने पेंशन 1 कर दी है, मगर उन लोगों की पेंशन आप उन पे कट लगाएं या उनकी मराहत पे कट लगाएं जो पहले से मराहत याफ्ता है। खुदारा इस मुल्क को, यानी अगर मैंने बहुत पहले कहा सिविल सर्वेंट जो है अपनी गाड़ी पे सुजुकी मेहरान पे ऑफिस जाए, बाइक पर जाए, तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये एक स्टेप है, एक बाकी फ्रेगमेंट्स अलग हैं। पाकिस्तान अगर ये मेहरान पे जाएं या बाइक पे जाएं तब भी तरक्की नहीं करेगा जब तक नीयतें साफ नहीं होंगी। पाकिस्तान तब तरक्की नहीं करेगा जब एक मुल्जिम को कहा जाएगा गुड टू सी यू। पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट के जो जनरल्स हैं, जो जजेस हैं, जिन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपनी तनख्वाहें बचाने के लिए फांसियां भी दी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब को देख लें, और वो जज साहब टीवी पे आके उन्होंने कहा कि हाँ, वो जज नौकरी बचाने के लिए ये काम करते हैं। और ऐसे जनरल्स जो आर्टिकल 244 पे कसम खाते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और फिर वो सियासत में जंप करते हैं और तमाम मामलात को खराब करते हैं। हम किस डर में बैठे हुए हैं कि हमने इसको कुछ नहीं बोलना, हमने उसको कुछ नहीं बोलना, जनरल आ जाएगा तो हमें पकड़ लेगा, जज आए हमें कुछ कर देगा। खुदारा, मैं हाथ जोड़ के पूरी कौम के सामने तमाम जितने भी हमारे पिलर्स हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, और जो है एस्टेब्लिशमेंट है, मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं, मैं एक मामूली पॉलिटिकल वर्कर हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते जो मुल्क, मैं कहती हूं कलमे के नाम पे बना था, आज वो भीख मांग रहे हैं। आप टर्की को देख लें, उसमें फ्रांस ने एक स्कूल बंद किया टर्की का, और टर्की ने 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे टर्की में से स्कूल फ्रांस के हर जगह से बंद किए। और ये कौम होती है खुदारा।
इमरान खान ने जो बेड़ा गर्क किया है इस कौम की नस्ल का, अब हमारे पास वक्त है। अगर हम उसमें से, उस बहरान में से निकल आए हैं, और बड़ा मुश्किल है इस हुकूमत के लिए भी। मैं ये कहती हूं इस वक्त जो हम पीडीएम का एक बना है, ये जो एक हेलो, मेरी आवाज आ रही? मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा आप थोड़ा सा मौका देंगी। अब आवाज बड़ी प्यारी आ रही थी आपकी माशाल्लाह, और मुझे आपकी बात सुन के मैं तो चुप करके सुनी जा रहा था कि माशाल्लाह ऐसे ही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जवाद साहब, ये अफसर शाही जो है, ये वैसे तो मैं अपने दुश्मन ही बना रहा हूँ ये प्रोग्राम करके, मुझे पता है इस चीज़ का, मुझे अंदाज़ा है। मैं सिविल ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, बाकियों को छोड़ दें अभी, ये भी मैं अपने दुश्मन बना रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान बचेगा, हम बचेंगे, और इनके खर्चे कम होंगे तो ही है ना कि गरीब आदमी जो है, रेडी वाला जो है, वो इतना टैक्स दे के तुम्हारी फॉर्चूनर का पेट्रोल भरवाए, क्यों भरवाए भाई? नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह एक वज़ीर आज़म को इस तरह की सोच बना के वो खुद अपने अखराजात हर चीज़ हेलीकॉप्टर पे सफ़र करना छोड़ दे तो ही इनके ऊपर असर आएगा, या केजरीवाल की तरह, या फिर डंडा पीर है, इनको डंडे के जरिए इनकी हर चीज़ ख़त्म करें, ये वाला इस फ्रैगमेंट की। बाकी तो ठीक है, करप्शन भी हो रही है, बाकी कर्जे पे मुल्क चल रहा है, बताएं ज़रा। अच्छा, जो सबसे पहले मैं आता हूँ आपकी तरफ मेरीन साहब, जो तबसरा करना चाहूँगा ना, वो एक जुमला कहा था अभी मेरीन साहब ने कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था। हाँ। अच्छा, इकॉनमी जो होती है ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता इससे कि कोई मुल्क कलमे के नाम पे बना है या मोदी का जो इंडिया है वो हिंदुत्वा के नाम पे चल रहा है। इकॉनमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। ये ऐसे ही है जैसे कोई इंसान अगर अपने घर में बैठा हुआ ये कहे कि मैं आज दुआ मांगूंगा और मेरे तकिए के नीचे 1 लाख रुपए आ जाएगा और सुबह मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेहनत कश हैं करोड़ों की तादाद में हैं, करोड़ों की तादाद में, जो कभी नहीं, बेसिकली मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, उनका भी उन्होंने टाइम ले लिया। कलमे का मतलब है इस्लाम, इस्लाम का एक अपना मॉडल है इकोनॉमी का। इस्लाम में उमर फारूक जो था वो अपने कुर्ते का हिसाब दे रहा था, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा। देखिए कोई मॉडल ना ऐसा है नहीं जिसको हम ये कहें कि ये मॉडल है। देखें, ईरान के पास अपना मॉडल है, सऊदी अरब के पास अपना है, पाकिस्तान के पास बहुत सारे उलमा हैं जो अपना अपना मॉडल लेके आते हैं। मैं तो इस दश्त में बड़ी सियाही करके आया हूँ। अच्छा। जावेद अहमद गामदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसी तरह जो परवेज़ का जो एक वो फिक्र है, उनके साथ भी मेरे, उनके लोगों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे। एक ज़माने में जमात इस्लामी के साथ भी मेरे रवाबत रहे। मैं पूछता रहा आप क्या करना चाहते हैं। पॉइंट क्या है? मैं ये तो पहले बात साफ हो जाए कि पाकिस्तान का जो मामला है इकोनॉमी का, ये नंबर्स की गेम है। और नंबर्स की गेम बिल गेट्स जब करता है तो वो ये नहीं देखता कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, वो देखता है इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं, फाइनेंशियल जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात साफ कर लें कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मजहबी मुनाफकत है, बहुत ज्यादा झूठ है। हमें ऑनेस्टी भी सिखाता है ना। नहीं, वो नहीं ना सीखते, ये झूठ बोलते हैं ना। फिगर्स के अंदर रद्दोबदल करना, हाँ, यही तो मसला है। जेब में डाल लेना, एग्जैक्टली, लंदन फ्लैट्स बना लेना। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो ये साफ होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर मजहबी मुनाफकत बहुत ज्यादा है। इमरान खान ने उसको सबसे ज्यादा यूज किया। जान छोड़ दें। नहीं, मैं उसकी कैसे जान छोड़ सकता हूँ। एक आदमी ने, हमारी जो पार्टी है ना, हमारा असूली इख्तलाफ है इमरान खान के साथ, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून है ना, मेरा असूली मौकिफ यह है कि मरे हुए को नहीं मारना। नहीं, आगे बढ़ जाए। आपको किसने कहा है? जिस दिन मुझे लगेगा ना कि इमरान खान अब थ्रेट नहीं रहा, अच्छा, उस दिन मैं इमरान खान के खिलाफ बात करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून का जो इसके साथ इमरान खान के साथ मामला है, शरीफ खानदान और ज़ारी खानदान का, वो ये है कि वो कहता है जी वो करप्ट हैं, और वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा है लेकिन हम नहीं बता सकते कहाँ से आया। ये इनका आपस का मसला है। बराबरी पार्टी इस पर खड़ी नहीं हुई। बराबरी पार्टी इस पर खड़ी है कि इस मुल्क के अंदर 17.4 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी जो दी जाती है अमीरों को, जिनमें फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसमें अदारों के मालिक हैं, वो क्यों दी जाती है? क्या सरमायादारी निज़ाम में सब्सिडाइज करके कैपिटलिज्म चलाना होता है? इसको हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म आप कब तक चला सकते हैं एक थर्ड वर्ल्ड के मुल्क के अंदर? तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर जो कैपिटलिज्म चल रहा है, क्या इसको रियासत ने चलाना है आखिरकार, अगर सब लोगों की फलाह बहबूद चाहिए, जिसको हम स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं, या अगर आप बहुत ही कोई तहरीक शुरू कर दें तो आप कहेंगे जी कि हम लेफ्ट की तहरीक शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल
जब असल सवाल ये है कि क्या रियासत ये चलाएगी, इंडस्ट्री लगाएगी यहाँ पे एग्रीकल्चर करेगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, या ये अमीरों पे छोड़ देंगे जो कि हमने पिछले 76 साल से छोड़ा हुआ है और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये असल बेसिक सवाल है। इसके ऊपर बराबरी पार्टी खड़ी हुई है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि मजहब को यूज ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें। जो मैंने सवाल पूछा था कि इनकी मुराद जो है वो किस तरह कट लगाएं, आप लेट्स सब पे लगेगी ना, फिर आपको बना दें आने वाले दिनों का इमरान खान। नहीं, मैं क्यों, मैं तो कुछ बनना ही नहीं चाहता विकास, मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर बनूं यार? मेरी पार्टी में बड़े यंग लोग हैं, वर्किंग क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, वो बनेंगे। आपको इनवाइट इसलिए किया, बराबरी की बात कर रहे हैं ना, तो बराबरी नहीं है, लाएं जी बराबरी लाएं, फॉर्च्यूनर वाले को लाएं ना साइकिल पे। असल बात यह है कि फॉर्च्यूनर वाला जब ये देखता है ना कि बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, फॉर्च्यूनर वाला नहीं जिसने खुद कमाई है, मुझे मालूम, मेरे टैक्स के पैसों से मुझे मालूम है। आपका जो निज़ाम चल रहा है ना, जिसको हम गवर्नेंस का या एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम कहते हैं, वो बेसिकली प्रोटेक्शन किसको दे रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? गरीब आदमी को दे रहा है। क्या पुलिस गरीब आदमी के लिए चल रही है? क्या यहाँ पे जितने भी अदारे इनकम टैक्स से लेके, कस्टम से लेके, उसके बाद जेल खाना जात है, उसके अलावा जितने आपके जुडिशरी है, जो भी आपका अदारा है, ब्यूरोक्रेसी है, ये क्या गरीब के लिए चलता है? ये गरीब के अगेंस्ट चलता है, इसीलिए गरीब को कुछ मिलता नहीं है। इस पूरे निजाम के अंदर ट्रिकल डाउन नहीं होता गरीब की तरफ। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके, नहीं, अपने मफादात को नहीं, ये उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इस मुल्क के ज़राए पैदावार के मालिक हैं, जिसके अंदर मैंने आपको फिर कहा कि उसमें लैंड लॉर्ड्स हैं, उसमें बड़े बड़े जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, माफियाज हैं, ये सारे हैं जिनको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो इनको प्रोटेक्ट और इसीलिए इनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं और इनको भी मजा करना है, इनको भी एंजॉय करना है कि उसने उसको नवाजा, उसने उसको नवाजा। बरेलवी साहब, मैं महरीन साहबा आपका पॉइंट ले लेता हूँ, जरा थोड़ा सा टाइम दे दें बरेलवी साहब का, आप होल्ड करें, आपने मुझे पता है उसके ऊपर पॉइंट। लब कुशाई उस्ताद मोहतरम कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो बात हो रही है हमारी, वकास में 1 मिनट लूंगा और गालिबन ये सवाल आपको करना था। मेरीन बीबी जो सही जेन्युइन शहीद भुट्टो और शहीद बेनजीर साहिबा की वाकई जिहानी हैं, उन्होंने बड़ी सच बातें की। वो जो सेनेट का जिक्र कर रही थी, जरा मेरा ये सवाल मुझसे है कि जो सेनेट में हयात 12 गार्ड और मुलाजमीन, ताहयात बच्चों और बीवियों, एहलियाओं, बेवाओं के अखराजात, ताहयात सारे टिकट, इसका बिल पेश किया आपके 2 साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रब्बानी और फारूक नाइक ने ये बिल पेश किया। सही है। पार्टी ने क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन दिया, क्या कोई नोटिस दिया? जी नहीं जी, महरीन साहबा वो भी एंकर है, आपको पता है, मुजाहिद मैं बहुत इज्जत करती हूँ और मुझसे बेहतर एंकर हैं। जी, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और मुझे बहुत इज्जत है उनके लिए। देखिए, मैंने अपना माइंड आपको दिया, मैंने कौम का माइंड आपको दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है और अवाम की पार्टी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, ना कि अपने जाती मफाद के लिए काम करती है। मैंने आपको एक ब्रॉड व्यू बताया जो कौम का भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी साहिबा का, भुट्टो साहब का और बिलावल साहब का, जरदारी साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा। ये मरात नहीं होनी चाहिए, मैंने ये बात पहले की। और सिंध में मैं सिर्फ एक बात और करना चाहती हूं, और वो बात ये है कि अभी हमारे भाई जवाद साहब ने कहा कि कलमे की बुनियाद पे इकोनॉमी नहीं चलती। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूं, जब पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी के अंदर सब सब्जेक्ट्स होते हैं। ये कौम, मुल्क पाकिस्तान, कलमे का मतलब है कि आपके इस्लामी असूल, इस्लामी इकोनॉमी, आपको इस्लामी इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी कैसे एडजस्ट करनी है, मेरे वो मामला थे। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि जो लैंड क्रूजर में फिर रहा है वो चोर है, मेरी बात सुने ना, साइकिल पे बैठा हुआ है वो चोर नहीं। आपकी पार्टी 3 दफा या 4 दफा इख्तिदार में आ गई है, भुट्टो से लेकर। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं बात पर इख्तियार करूंगा कि मेरी बीवी का सवाल है कि घर से शुरू होती है इस्लाह। नहीं, बेसिकली बरेलवी साहब मेरी बात सुने। बरेलवी साहब, जब महरीन साहबा, रजा रब्बानी मेरे दोस्त हैं, फारूक नाइक मेरे दोस्त हैं, बरेलवी साहब यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो महरीन साहबा ने जब ये कह दिया ना, महरीन साहबा ने जब ये कह दिया कि मैं एक अदना वर्कर हूँ
और जिसने भी किया गलत किया, जब उन्होंने ये कह दिया था तो ये सवाल उनसे बनता नहीं था, क्योंकि वो तो रजा रब्बानी को कल ले लेते हैं, वो अगर भागे ना जिस तरह वो नहीं तो वो क्या, वो बिल पास हो गया, जाक और बिल तो पास नहीं हुआ ना, वो छोड़ दें। मैं कह रहा हूं मिल गया उनका, ठीक है, वो तो मीडिया पे आ गया, रोला पड़ गया, नहीं तो शायद हमें ना पता चलता, तो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या पास हुआ पड़ा। मेरी कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ पता ना चले, उस घर में दूसरे कमरे वाले बेगम को पता नहीं होता, आपको सारा पता होता है, आप छोड़ें। देखिए बरेलवी साहब ने भी सवाल दोबारा इसलिए किया कि इसको दोबारा, मैं इसका बिल्कुल, उन्होंने अच्छा किया ये सवाल दोबारा करके। जी, मेरी आवाज आ रही? जी 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 आ रही है। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने अच्छा किया, दोबारा सवाल किया। और मैं ये भी बताऊं कि जिसने किया ठीक नहीं किया, मराद कौन सी, जो मुल्क कर्जे मांग रहे। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहना चाह रही थी, जब एक मिनट एक सवाल और कर लूं, जब आपने कलमे का कह के इस्लामी कॉलोनी का कहा, तो मैंने कहा बात कंप्लीट करने दें। भुट्टो से लेकर आप अब तक 4 दफा प्राइम मिनिस्टर बना चुके हैं अपने, और उसमें इस्लामी इकॉनमी में साफ मना है कि सूद पाकिस्तान या इस्लामिक किसी भी कंट्री में हराम है, आप सूद के निजाम को नहीं निकाल सके, उसी के साथ आपने 4 दफा कुमतें की। देखिए आप अगर इस्लाम पे मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, एक और प्रोग्राम कर लें, उस पर रख लें। वो आपने बात की, अगर तो आप आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो कर लें, उसके भी मेरे पास जवाबात हैं। मैंने आपको कहा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैंने कलमे का नाम लिया, कलमा तो हमारा एक है ना, मैं तो चाहती हूं पाकिस्तान के मामलात को ठीक किया जाए। अच्छा, एक और बात यहां पे की जा रही थी, देखिए आप अगर ये बात कहते हैं, जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, क्या ये गरीबों के लिए नहीं है? भुट्टो साहब ने जो अपने दौर में तमाम मामलात किए थे, पासपोर्ट से लेके शनाख्ती कार्ड से लेके ओवरसीज पाकिस्तानियों को भेजना, स्टील मिल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब मैं ये बातें मैं गिनवाना चाहती हूं और मेरा दिल चाहता है मैं हर बात में ये गिनवाऊं, मगर अब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूं, ये जो हमारे जेहन में बन गया है ना कि वो जो लैंड क्रूजर में जा रहा है वो करप्ट होगा, तो जो साइकिल पे जा रहा है करप्ट नहीं होगा, ये सोच है, यहाँ पे चेंज आने की जरूरत है। क्या तो ये जब कोई आम या आलू बुखारे बेच रहा है और उसमें 4 आम ठीक डाल रहा है, 2 गलत डाल रहा है, तो क्या वो नवाज शरीफ ने कहा है या इमरान खान ने कहा है या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है तो तू खराब डाल? उसको भी तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन वो जो 4 अरब का ठेका लेकर 1 अरब लगाता है, 3 अरब अपने जेल में डाल, ये सोच बदलनी है। मैं जरा कंप्लीट कर लूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सोच बदलना जो है वो लीडरान का काम है। सोच बदलना जो है, जो नारे लगाते हैं मदीना की रियासत में और फिर उनके मामलात कैसे होते हैं वो आपने देखा। हम सबको इस ब्रांड का जो मेंटालिटी है ना उसमें से निकलना पड़ेगा, सिंप्लिसिटी पे आना पड़ेगा, कानून को कानून समझना पड़ेगा, आइन को आइन समझना पड़ेगा और फिर अपने पे पहले लागू करना पड़ेगा। चले मैडम, ये मैंने तो सब जवाब मिल गए तो कहा कि पार्टी के 2 साबिका चेयरमैन सेनेटों ने जो इमारात के बिल पेश किया उसका बता दीजिए किया या नहीं किया, और पार्टी ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने जवाब दे दिया आपको, वो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि वो बिल पास हो गया, नहीं होया, उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही कह दिया कि उन पर क्या एक्शन लिया जिन्होंने ये सब करा? क्या उन्हें नोटिस दिया? क्या करें, उनको फांसी दे दे बरेलवी साहब, क्या करें आप बता दें? अगर शहीद मोहतरमा तो निकाल फिर जिसने बिल उसकी क्या सेंसिटिविटी रह गई है? महरीन साहबा वो कहना चाह रहे हैं पार्टी से निकाल देना सारे काम, उनको भी कमाल कर रहे हैं, पार्टी से निकाल दे। आप अपने मीडिया में से उन जर्नलिस्ट को निकाल देते जो येलो लेते और जो लिफाफे लेते हैं निकाल देते, आप शाम को बैठ के उनके साथ चाय पी रहे होते। छोड़ दी इन बातों को, खुदा के लिए आगे चले। चले महरीन साहबा, मैं आपको हल दे दूं, मैं हल दे दूं, उनकी तस्वीर भी खोसा साहब की तरह वॉल ऑफ शेम की तरह लगा दें बस, जो पिछले दिनों लगे। देखिए ये बिल्स मंजूर नहीं हुए, ये नहीं हुए, खत्म हो गई ये बात, और खत्म होगी बात, आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कर्जे लेके ये मामलात ना हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं जवाब साहब। एक बार फिर से खुशामदीद जी। जवाब साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर जरा क्विकली। देखें, मेरा मसला ये है, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं अपने वालिद साहब के घर में रहता हूँ, मैंने अपना घर नहीं बनाया, मैंने पॉलिटिक्स करनी थी नज़रियाती, मैं बाएं बाजू का आदमी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से चाहता था एक पार्टी बनाऊँ, अगर कोई बड़ी पार्टी बन गई तो उसमें चला जाऊँ लेफ्ट की,
जिसको जागीरदार सरमायादार ना चलाते हों, आम लोग चलाते हों, और या फिर नहीं होगी तो हम अपनी बनाएंगे, तो वो हमने किया। मशहूरी पहले ली, पहले शोहरत हासिल की, फिर कहीं जाके ये अब काम कर रहा हूँ। तो ये पूरा एक सफ़र है जो मैंने तय किया। अच्छा, मुझे मसला ये है कि ये जो सेनेट के चेयरमैन का जो मामला है, चाहे वो सिंजरानी हो, चाहे वो रज़ा हो, रज़ा रबानी हो, ये इनकी हिम्मत कैसे होती है कि ये इस तरह का बिल लेके भी आते हैं। वो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या हिम्मत क्यों होती है। क्योंकि आम लोगों की पार्टी कोई नहीं है। अच्छा, आम लोगों, पीपल्स पार्टी, आम लोग खड़े हो नहीं सकते इनके खिलाफ। यार फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, वो पार्टी होती है आम लोगों की जो आम लोग ही जिसको चलाते हैं, जो लीडरशिप में भी वही होते हैं। अच्छा, जिस तरह आम आदमी पार्टी है। मिसाल के तौर पे इंडिया में अभी दिल्ली के अंदर दूसरी दफा हुकूमत कर रही है और पंजाब में पहली दफा कर रही है केजरीवाल की जो पार्टी है। 300 यूनिट उन्होंने बिजली फ्री कर दी है, उन्होंने एजुकेशन हेल्थ फ्री कर दिया है। दिल्ली में तो एक्चुअली हो चुका हुआ है। फिर वो वन बटन ऑपरेशन है किसी चीज़ का, आपने वो सिर्फ डायल करना है, वो बंदा आपको आगे से कहेगा कोई भी काम आपका रियासत का जो है ना वो हो जाएगा दिल्ली में बैठ के, क्योंकि वो दिल्ली में वो हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गरीबों के लिए खड़ी हो और गरीबों की ही पार्टी हो, गरीब उनका लीडर बने। हाँ, और गरीबों की ही पार्टी हो। अच्छा। अब गरीब में कौन लोग हैं? देखें, हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स की बल्कि बात करते हैं, तो जो कैपिटलिज्म है ना, ये बेसिकली दो तबकों के ऊपर चलता है। एक तबका वो है जो हमारा 2 से 5% होता है, जिसको हम एलीट कहते हैं। हाँ। और जिनमें ये सारे वही लोग हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं। ठीक है। उनमें अदारे भी हैं, उनमें खेत खलियान भी हैं, उसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, उनमें हर किस्म का वो माल जमा करने का और रेवेन्यू जनरेट करने का अदारा है, जो कि हो सकता है इवन मीडिया भी आता है उसमें। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ये 2 से 5% होते हैं। बाकी सारे जो 95% है ना वो वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास के अंदर 2 किस्म की क्लासेस फिर डेवलप होती हैं, मिडिल और एक मिडिल हो जाती है और एक बिल्कुल वर्किंग क्लास होती है, जिसको मजदूर किसान हम कहते हैं आमतौर पे। थर्ड वर्ल्ड में मजदूर किसान कहते हैं। एडवांस मुल्कों में तो अब किसान रहा ही नहीं, वहाँ तो ज़्यादातर मजदूर ही है, वहाँ पे तो आप सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर ही चलते हैं। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे मिडिल क्लास अपने आप को बड़ी मुश्किल से जिंदा रख रही है और वर्किंग क्लास तो वैसे ही मर चुकी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं सिर्फ ये सोच के कि क्या बहसें हो रही होती हैं लोगों की आपस में, और इनके अपने घरों के अंदर 20-20, 25-25 हज़ार रुपये भी लोग काम करते हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके पास दवाई इनके पैसे नहीं है, ये बार बार घूमते बदलते हैं, ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं करते, नहीं सुने ना, ये लैंड रिफॉर्म्स करते हैं ना ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करते हैं। ये तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। अच्छा। अभी जो होने लगा है, देखिए नहीं, ये एक फूड सिक्योरिटी को कायम करने के लिए तो एक कॉर्पोरेटाइज करने का तरीका है, और वो अपनी जगह पे इस वक्त शायद फाल भी होगा, वो एक्टिव होगा। अच्छा, आप जो मेन पॉइंट रख रहे थे वो यही है कि इन लोगों को सरोकार नहीं है गरीब के घर में, इनके अपने घर में जो बंदा मजदूर कर रहा है इनसे 25,000 ले रहा है, उसका अखराजात। यार हमारी पार्टी तो ये सोच भी नहीं सकती ना कि अगर हम इक़्तिदार में आए, हम तो तहरीक के थ्रू आएंगे ना, हम ऐसे तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, तहरीक चलेगी, और तहरीक जब चलेगी तो उस वक्त चलेगी जब मिडिल क्लास के जर्नलिस्ट, मिडिल क्लास के एंकर्स, मिडिल क्लास के जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे। अच्छा, जब तहरीक चलती है ना तो इस पार्टी के अंदर से जब लोग ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे ना, इस पार्टी से जब लोग मुख्तलिफ किस्म के इदारों में जाएंगे, वो वहां पे वो कल्चर पैदा करेंगे जो ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी पार्टियां चलाते कौन आगे बढ़ जाएं अब थोड़ा। तो जगीरदार, सरमायादार, माफियाज, बदमाश। मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क के अंदर आप किसी बड़े आदमी, ये जो कह रहे हैं ना बड़े छोटे, बड़े आदमी को जिसको हम बड़ा कहते हैं, ये लैंड क्रूजर में जो फिरता है, जो इसके साथ आप एक दफा सिर्फ ऊंची बात करके देख लें, आपको लग पता जाएगा कि आपके इस मुल्क में वर्थ क्या है। अब मैं इस मुल्क में ही रहता हूँ, मैंने इस मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों को म्यूजिक सुनाया अपना। मैंने इस मुल्क के अंदर, मेरे और एक और आदमी है जिससे ज्यादा एल्बम किसी ने नहीं बेची, एक एल्बम है। तो मुझे पता है गांव देहातों में मुझे सुना जाता है, मुझे मालूम है लोगों की पल्स क्या है। और मुझे ये भी मालूम है कि अगर जीडी रोड पे जाएं आप, बिल्कुल सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जीडी रोड, मुल्तान रोड, कसूर रोड, कोई भी लाहौर से जो निकलती है, अगर आप उस पर जाएं और आप सिर्फ चेक करें लेफ्ट और राइट, जीडी रोड पे, मुल्तान रोड पे आप घुस जाएं किसी पगडंडी से, आपको गुर्बत नजर आएगी, और इतनी बड़ी ज्यादा गुर्बत नजर आएगी कि जिसपे आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा इनका मैं करूं क्या। तो उस तरह की पार्टी चाहिए जो उन लोगों को एक तो सियासत के धारे में लाए, और ऊपर से उनको ये तैयार करे कि भाई ये सारे के सारे एक जैसे हैं, हमारी उनसे सियासी लड़ाई है, हमारी उनसे जाती लड़ाई नहीं है। ठीक है, सियासी लड़ाई है, पार्लियामेंट मौजूद है, सियासी अमल मौजूद है, इलेक्शन मौजूद है, ये पार्टी बननी चाहिए, इसको सपोर्ट करें आप लोग। ठीक है, सुन लिया अब आपने। मुजाहिद बरेलवी साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का क्या करना है भाई?
वज़ीर आज़म ने जो उनके खिलाफ ट्वीट किया है ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसका एक और मुकदमा दर्ज होगा, इसमें तो नहीं बचेंगे फिर वो। हाँ जी मुजाहिद साहब, अभी अता तरण को सुन रहा था मैं। खास मेरा ये ख्याल है, हम तो साफ लोग बात करते रहते हैं, मेरी सीनियर सीजनड पॉलिटिशियन है और अलर्टर हैं, मेरे ख्याल में आपको उनसे पहले राय लेनी चाहिए, फिर वक्त बचा तो मैं भी कुछ कह दूँ। और मुजाहिद साहब आप भी बोल रहे हैं, आज क्या हुआ है? आज मुझे आप ना कहीं और ट्यून में लग रहे हैं। मैं दे देता हूँ आपका जवाब, आप सवाल करें, चले ऐसे कर लेते हैं। आज आप बोल नहीं रहे, क्या मसला है सर, क्या हुआ है? नहीं ऐसा नहीं है वकास, मैंने कहा ना कि हम लोग फिर वो है ना कि साफी लोग अपने, लेकिन देखिए जो आपने बात की मैंने इसी से की थी कि ये बहुत बड़ा बात है कि अगर जो आया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ, और मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ, आज 60 दिन हो गए ना 9 मई से अब तक, क्या वजह है कि 60 दिन के बाद भी अभी तक केस जो है अदालत में, फौजी अदालत में ले जाएं, जिस अदालत भुट्टो साहब और उनके कैसे चलते थे केस, खटाखट सजाएं देते थे, नवाज शरीफ टेलीफोन पे जजों को हिदायत देते थे, और तुसी अभी तक करा नहीं। याद है जस्टिस कयूम ने किस तरह कहा सर, ये एक महीना पहले फ्रांस के अंदर पुलिस वालों ने 17 लोग मार दिए, लोगों ने 1 बिलियन यूरो का नुकसान कर दिया, एक महीने के अंदर उन्होंने फर्द जुर्म आयद करके फास्ट ट्रैक निजाम, ये आज में खबर पड़ा था। 90 दिन हो गए अभी तक, आपने तो घूम फिर भी रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बोल रहे हैं, तो 90 दिन तक फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होता? और ये लोग जो खुदा हाफिज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें हमारा गवर्नर भी शामिल है और बाकी भी दैदी मेरी कौन कौन शामिल है, ये सब माफी तलाफी इनकी हो गई। ये मंसूबा साज थे, शामिल सहूलतकार थे, इन सबको खुलतानी गवाह बनाए। लेकिन भुट्टो साहब को फांसी इसलिए हुई थी कि मसूद महमूद गवाह बना था, बाकी अभी होता। तो ये जो है, ये सबको जो है अदालतों में पेश करा जाए। ये जो इन्होंने कहा है ना खुदा हाफिज, इमरान खान की साजिश में शामिल नहीं थे। गवर्नमेंट को चाहिए प्रोसिक्यूटर को इनको अदालतों में बतौर गवाह पेश करे, ये इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद करें, ताकि ये कजिया तो हो 14 अगस्त से पहले। आज एक और नया इल्जाम लगा दिया, भाई काकाना हमले का बना रहे थे, तो भाई उसका सबूत तो होगा ना। सर ये अगर प्राइम मिनिस्टर ने देखा ना, प्राइम मिनिस्टर ऑडियो वीडियो का सबूत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पर जब शरीफों ने हमला किया था और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था तुसी हमला कर चुके हो, अभी नाम खा के जाओ, तो उसकी वीडियो पेश की गई नासिर गायद की अदालत में, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया था, सजा नहीं हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पीटीआई के खिलाफ सबूत हैं, अगर ये सब, उनको अदालतों में पेश होना चाहता है फिजिकली। वो कहते हैं कि इस आदमी ने हुक्म दिया था कि ये करो, ठीक है, ऑडियो वीडियो नहीं चलती, ऑडियो वीडियो नहीं। लेकिन सर वो दौर और था, आजकल तो है ही ऑडियो वीडियो, आज तो डिजिटलाइज हो गया ना, अदालतों में नहीं आता, अदालतें टिकर्स पे नहीं किया जाता। मैं बरेली साहब को समझता हूँ कि बड़े जहाँ दीदा आदमी हैं और इनका भी बाएं बाजू से थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा सबसे, ये देखें फैक्ट्स पे रहना चाहिए हम सबको। इमरान खान ने क्या, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, इमरान खान ने इंपोर्टेड गवर्नमेंट का शोशा छोड़ा, इमरान खान ने अमरीकी साजिश का शोशा छोड़ा, इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का शोशा छोड़ा। इमरान खान ख़ुद 300 कनाल में रहता है, ख़ुद जो है वो 8 कनाल ज़मान पाक में रहता है, लाहौर के अंदर अरबों की तादाद है, उधर भी अरबों की तादाद है, बच्चे इसके बाहर रहते हैं, वो खरबपति हैं। इसको मुल्क के अंदर जो हर वक्त इस्लाम हमें सिखाता है, हमसे ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं, इसकी अपनी हरकतें देखें और आम पाकिस्तानी की देखें। तो ये आदमी जो है, इसने जब इस तरह की हरकतें की हैं, 1 साल इसने बिल्ड नहीं किया। क्या इसने 1 साल नैरेटिव बिल्ड करके आर्मी के खिलाफ भी, उन्हीं आसी आर्मी के खिलाफ जिसके बूट पॉलिश किए थे, जिसके इसने बूट पॉलिश किए थे, बूट पॉलिश करके जनरल बाजवा के और बाकी जनरलों के ये आया था। तो मुझे बताएं कि जब इसको निकाल दिया गया, अब बाकियों को भी निकाला गया, उन्होंने भी गलत किया, लेकिन जिस हद तक ये गया है, जिस हद तक ये चला गया, जिसने लोगों के नाम लिखने शुरू किए और पहले एक पेज में था, तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान को डेफिनेटली जवाब देना चाहिए इस बात का, और कौम को भी देना चाहिए कि अगर वो अकल से सोचें कि ये जो फसाद की फिजा कायम की गई है मुल्क के अंदर, ये की किसने है? ये सिर्फ इमरान खान ने की है, एक आदमी ने की है। और सोशल मीडिया पे इसका जो सोशल मीडिया पे इसका इन्फ्लुएंस है ना, और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से जो अरबों रुपया लगा हुआ है, उसकी वजह से ये कामयाब हुआ है।
जी भाई 102 लोगों के केस फौजी अदालत में गए हैं ना, इनका केस फौजी अदालत में क्यों नहीं पेश करते? मेरा तो मसला ही नहीं है जनाब, ये मेरा मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर क्या तहरीक इंसाफ कोई ऐसी पार्टी थी जिसने आम लोगों के लिए कुछ किया था, या आम लोगों की लीडरशिप लेके आई थी? क्या इमरान खान को इतना अच्छा आदमी है कि उसने अपने इर्द गिर्द फरिश्ते रखे थे? वही लोग थे ना जो उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान खुद क्या है? मुझे मसला ये है ना, आप सारे उसको निजात दहिंदा समझ रहे हैं, बना रहे हैं। जर्नलिस्टों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान को के साथ सिंपथाइज करती है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला सबसे बड़ा इमरान खान है। उसने इलेक्टेबल्स को ला के हमारे सामने खड़ा किया है। बराबरी पार्टी के सामने सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है। ये बनने नहीं दे सकता किसी भी पार्टी को, क्योंकि ये जो है जिसका जो नैरेटिव है, नैरेटिव इसका वही है जो बाकी पार्टीज का है, और ये झूठ महरीन करता है। महरीन साहबा चले सर, महरीन साहबा आप बताएं ना, फर्द जुर्म क्यों आयद नहीं हो रही? अगर वो इतना ही बड़ा मुजरिम है तो लटकाओ जी, केस को ना लटकाओ, उसे लटकाओ जिस तरह आपका लीडर 1977 में 1979 में लटक गया था। कर लो कुछ ऐसा, हिम्मत है तो। और बात यह है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पाकिस्तान के मोहसिन थे। पाकिस्तान को जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाया, और जो इस्तेहकाम आया उसका, वो न्यूक्लियर पावर जो भुट्टो शहीद साहब ने दिया, आज भी उनका केस इन्हीं अदालतों में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा ये अपील करते हैं कि वो सुना जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अपील करता है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं फिर सिर्फ यही कहती हूं कि तमाम इदारों को अपनी ड्यूटीज को समझना पड़ेगा, जुडिशरी को, फौज को, मीडिया को, ब्यूरोक्रेसी को और पार्लियामेंट को। देखिए, ये कभी नहीं हो सकता कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आप आज नाइंसाफी कर रहे हैं, कल आपको इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के साथ तो ज्यादती की, उन्होंने अपने साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने खानदान के साथ और उस यूथ के साथ जुल्म किया जिनका उन्होंने माइंड चेंज किया, और एक अरसा उनको तैयार करते रहे। और पाकिस्तान ये भी डिमांड करता है कि इमरान खान के जो सहूलतकार थे उनको भी उनके साथ सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त के लिए मामलात साफ हो जाए। आप डिमांड करने वाली सिचुएशन में नहीं है ना, आप डिमांड पूरी करने वाली सिचुएशन में बैठी हुई है आपकी पार्टी। आप तो डिमांड करने वाली पोजीशन में नहीं है ना। आपने ये कहा, आप मेरी बात सुने ना, मैं आपको जो कहने जा रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो आइन और कानून का जो एक पैसेज है उसके मुताबिक चलना चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि उसी पैसेज पे जा रहे होंगे। ये डील्स नहीं हो रही होंगी छोटी मोटी कि हम इसको छोड़ देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने सबका माइंड चेंज किए, बड़े बड़े डील्स किए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बड़े इस्तेकाम में चले गए, इस्तेकाम लाने के लिए कुछ घर में फयाजुल हसन चौहान जो है ये इतनी बदतमीजी करता था मेरे साथ भी ट्विटर के ऊपर। इसमें इनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदतमीजियां करते थे और आज इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये इमरान खान की भी आप देख लें वर्क कि किनको शामिल किया था, और उनकी भी देख लें जो उसको छोड़ के गए। ले आप बताएं, फिर मुजाहिद साहब से पॉइंट लेंगे। ठीक है, यानी कोई डील नहीं हो रही, डील वाला चक्कर खत्म हो गया। कोई एनआरओ नहीं मिलेगा जिसने 9 मई का सानहा किया, और अब भी जो वजीर आजम कह रहे हैं कि साजिश सोशल मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। आप खुद के 9 मई का सानहा जो हुआ है, मैं पाकिस्तान के जो फौज है वो अगर नहीं खड़ी होती और अगर वो बॉर्डर्स के ऊपर आपके लिए अपनी जान नहीं देते, क्या वो 20, 25, 70 हजार, 80 हजार के लिए नहीं? वो एक सोच है, एक पैट्रियटिज्म है। खुदारा आप उनकी जो तनसीबात है उनको आप जला रहे हैं, आप मुजाहिद साहब लास्ट पॉइंट सर कर रहे हैं। ये आपको इजाजत किसने दी है? इमरान खान, ये आपको इजाजत किसने दी है? ये आप किसने दी है मुजाहिद साहब? ये कोई ये सोच? हाँ जी मुजाहिद साहब बड़े हंस रहे हैं आप, किसने इजाजत दी? उन्होंने तो कर दिया, जिन लोगों ने की ISPR ने के लिए जिन लोगों ने करा था, अपने लेफ्टिनेंट जनरल तक को खड़ा कर दिया और फिर ब्रिगेडियर तक को कर दिया, और अभी सिलसिला जारी है। यही तो मैं इनसे कह रहा हूं कि ये जो काय के लिए जो तो आप फिर हौसला रखें ना, गवर्नमेंट है, हौसला रखें, इनके जो एजेंसियां हैं, इनके इदारे हैं, इनके वकील हैं, इनके तकाजा हैं, अब ये निगरान गवर्नमेंट है, इनकी IG का सो रहा था, पिंग पोंग खेल रहा था उस दिन
क्या निगरां हुकूमत के इदारे एजेंसियां उसको फार्म हाउस ठीक है में सर, बाड़ी कर रहे थे? यार ये सारे एक जैसे हैं। मुझे बताएं कि लतीफ खोसा जो है, हाँ जी। लतीफ खोसा जब गवर्नर हाउस में थे उस वक्त उनको याद आती थी अवाम की, उधर एंजॉय कर रहे थे, और ये वो गवर्नर हाउस में बैठ के, और सारे जितने भी आते हैं सर टाइम खत्म हो गया सर, सब एक इजाजत जैसे ये हैं। सबका। अल्लाह हाफिज, टाइम बड़ा शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।